खासकर एक गरीब तबका चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा संस्थान में भेजें ताकि हमारे बच्चे भी भविष्य में कुछ बेहतर बन सके। मगर जब उनकी जो कमाई, खासकर जब मार्च का महीना शुरू होता है तो जो स्कूल का जो नोटिस आता है और जो स्कूल का जो बिलिंग आता है, लगभग एक बच्चे पे मिनिमम जो स्कूल जो जिसमें आज 1000 रुपया 600-700 रुपया फीस है, सालाना जो बिल आता है लगभग 10,000 12,000 के आसपास। डेवलपमेंट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्डिंग चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस, और जब व्यवस्था देखी जाती है जितने चार्जेस उसमें लिखे होते हैं व्यवस्था के नाम पर, मतलब उसमें कुछ ही चीज़ें रहती है। तो वैसे स्कूलों के प्रति आप लोगों का क्या रवैया होता है? क्या वैसे स्कूल के लिए कुछ कार्रवाई होती है या फिर गार्जियनों को कैसे सहूलियत देंगे? पेरेंट्स को लगता है कि बहुत पैसा लगता है, असल उनको किताबें भी ख़रीदनी पड़ती है, नए ड्रेस भी बनाने पड़ते हैं, और बच्चे जब एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तो नेचुरली थोड़ी फीस बढ़ जाती है। ऐसे बहुत कम स्कूल आपको मिलेंगे जो डेवलपमेंट के नाम पे या री एडमिशन के नाम पे या कुछ ऐसे फीस लेते हैं। कुछ स्कूल लेते हैं जो अच्छी बात नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन को इसकी अगर जानकारी मिलती है कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो प्रेशराइज करते हैं पेरेंट्स के लिए, तो मैं वहाँ की यूनिट को ज़रूर कहूँगा कि इस पर गंभीरता से उनको समझाएं। स्कूल में ऐसे व्यवस्था देखी जाती है जहाँ पे छोटी रूम है, 12 बाई 15 के रूम में पढ़ा रहे 40-40 50-50 बच्चे ठूस ठूस के भरे पड़े हुए, एक बेंच पे 4-4 बच्चे, फ़ैन के नाम पे 1 से 2 पंखे, गर्मी, काफ़ी गर्मी अभी पड़ रही है। पानी के नाम पे पानी भी पीने की व्यवस्था बहुत सारे स्कूलों में अभी भी सही पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो होना चाहिए। और उसमें जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जोड़ते हैं और भी बहुत सारे चार्जेस, पानी वानी, प्राइवेट स्कूल में ये आम बात है कि सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों को एक स्वस्थ जीवन मिल सके। इतने बच्चे कोरोना के बाद नहीं आ पा रहे हैं कि स्कूल के अंदर में बच्चों की भीड़ लग गई है, लेकिन फिर भी जब आपने सर्वे किया है कि इस तरह की परेशानियां हैं तो निश्चित तौर पे ये गंभीर मामला है। इसको देखने की ज़रूरत होगी कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छा क्लासरूम मिलना चाहिए, पंखे होने चाहिए, पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। ये तो मूलभूत संरचना है जो किसी भी विद्यालय के लिए अहम है। मेरे ख्याल से पटना शहर में या आसपास में या रूरल एरियाज़ में ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं, लेकिन अब गांव देहात में अगर ऐसी बातें होंगी तो एसोसिएशन निश्चित तौर पे उन लोगों को गाइडलाइन करेगा कि बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा दी जा सके। आप भी प्राइवेट स्कूल में अपने ज़माने में पढ़े, हम लोग ने भी पढ़ाई किया। एक क्लास में जो बुक्स चलते थे वो लगभग हम लोगों के वक्त में या फिर आपके वक्त में 4 साल 5 साल लोग यूज़ कर ले, हमारे छोटे भाई वो यूज़ करते थे, हमारे जूनियर लोग यूज़ करते थे, लगभग 10 साल तक वो बुक चलता था। आज हर साल नए सिलेबस, नई बुक, गार्जियन परेशान हो चुके हैं। स्कूल जो कि इसके नाम पर बहुत सारे स्कूल अपना दुकान चला रही है, आई कार्ड के नाम पर हर साल चेंज होना, 150-200 रुपया फ़ी लग जाता है। छोटे से स्कूल में ये चार्जेस है बुक्स के नाम पर। इस चीज़ पे कैसे कंट्रोल करेंगे? खासकर ऐसे मतलब व्यवस्था जो पहले वाली व्यवस्था थी वो क्या फिर से लागू नहीं हो सकती है? ऐसा नहीं है। जब आप गौर से जब प्राइवेट स्कूलों के परेशानियों को सुनिएगा तब कहिएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। बिहार सरकार और भारत सरकार एक बच्चे को पढ़ाने में उनके 6,000 रुपये खर्च होते हैं महीने में, तब वो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है। और कितना पढ़ता है आप बेहतर समझते हैं। तो प्राइवेट स्कूल वाले से लेकर के सरकारी स्कूल वाले, बहुत सारे स्कूल वाले तो ऐसे कि अभी भी 250-300 रुपया फ़ी रखे हुए हैं और फैसिलिटी भी दे रहे हैं। मगर बहुत सारे जो नाम हो गए बड़े, अब जैसे आपके फुलवारी के क्षेत्र में कुछ स्कूल हैं, नाम नहीं हम लेंगे, मगर कुछ स्कूल जो मतलब बहुत जल्दी राइज किए, नाम है बड़े, मगर वही जो कहावत है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसे स्कूल जो कम समय में जल्दी आगे बढ़ गए हैं और वो अगर पेरेंट्स और बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो बहुत मतलब गलत बात है। उनको तो और बच्चों के प्रति सॉफ्ट होना चाहिए था, पेरेंट्स के प्रति और सॉफ्ट होना चाहिए था कि उनके वजह से उनका स्कूल इतना जल्दी राइज किया। तो ऐसे विद्यालय के डायरेक्टरों को आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि बच्चे और पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल करें। आप एक दिन में वहाँ तक पहुँचे हैं इतने जल्दीबाजी में, तो आपकी क्वालिटी अच्छी थी, आप पहुँच गए, लेकिन उन पेरेंट्स का भी सहयोग आपको मिला, उनके बच्चे आपके यहाँ पढ़े, इसलिए कम से कम आपको अपने इलाके के पेरेंट्स को और बच्चे को तो सम्मान करना पड़ेगा, फैसिलिटी देनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत रियायत देना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी बात नहीं। प्राइवेट स्कूल की जो स्थिति है वो डॉक्टरों की तरह हो गई है कि जहाँ से दवा लिखेंगे वहीं से दवा मिलेगा, प्रिस्क्रिप्शन में जहाँ से लिख दिया वहीं से दवा मिलेगा, जहाँ से हमने बुक्स लिख दिया वहीं मिलेगा, स्कूल ड्रेस मिलेगा, सॉक्स मिलेगा, आई कार्ड मिलेगा, सब एक ही जगह से। इसमें भी मैं वहाँ भी कमीशन खोरी, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप वहीं से लीजिए, आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप
ये आपने शायद देखा नहीं होगा, बहुत सारे स्कूल के जो लिस्ट मिल जाते हैं ना, तो जहाँ वो लिखेंगे वहीं मिलेंगे। आप दूसरे पब्लिशर्स, दूसरे बुक्स स्टॉल पे जाएंगे, वहाँ वो बुक्स नहीं अवेलेबल है, क्योंकि उनकी कंपनी की किताबें सिर्फ उसी जगह पे रहेंगी। फाइनली उन्हीं के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, फाइनली उन्हीं के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, फाइनली उन्हीं के बच्चे डायरेक्ट IAS IPS बनेंगे और अच्छे देश के एक नागरिक लिमिटेशन तक ही पढ़ा सकते हैं, और एक जो एक उनकी कैपेसिटी है, डॉक्टर इंजीनियर तभी बनेंगे जब वे आप जैसे लोगों का और प्राइवेट स्कूल के लोगों का सहयोग रहे होगा, ना कि हर साल डेवलपमेंट के नाम पर और इसके नाम पर जो मनमानी तरीके से लूट मचा हुआ है। आपको जान के ताजुब होगा कि प्राइवेट स्कूल के संचालकों की ज़िंदगी एकदम लिमिट हो गई है। सुबह उठते हैं बच्चों का नाम लेके स्कूल का, और रात सोते हैं स्कूल के बच्चों का नाम लेके। दिन भर में उनका दूसरा कोई काम नहीं है। और आपके तो एक बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के संचालक के तो सैकड़ों बच्चे हैं। सोचिए कि एक बच्चे में तो आप इतने परेशान हो रहे हैं, 100 बच्चे और 200 बच्चे को जो स्कूल संभालता होगा उसकी परेशानी क्या होगी। वो जिस दिन अपना परेशानियाँ बोलना शुरू हो जाएगा तो किताब पे किताब लिखा जाएगा, जो अभी एक लीडर ने है सर, है वैसे बहुत सारे स्कूल हैं, और मैं उनकी तारीफ करता हूं कि अपने कोरोना काल जैसे इसमें भी अपने पॉकेट से किराया भर भर के स्कूल को जिंदा रखा, टीचर्स को दिया, और जैसे भी हो अपना ही किया। मगर बहुत सारे लोगों ने मतलब लूट मचा दी। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपकी एक पहचान बन गई है, खास करके फुलवारी और पटना और बिहार में। आप तो अच्छी अच्छी बातें निकालते हैं, लोगों के हिफाजत की बात करते हैं, और साथ साथ जो लोग कर रहे हैं उनकी हिफाजत की बात करते सर हैं। अच्छी बात करें ना करें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो मुद्दे हैं, लोगों के जो परेशानियां हैं, लगातार एक फादर होने के नाते मैं आपके पास नहीं आया, मैं लोगों की परेशानियों के नाते आपसे मिलना ज़रूरी समझा और इस मुद्दे पे आपसे पूछना ज़रूरी समझा। क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल में हम जा करके माइक लेकर के वहाँ की व्यवस्था कर दिखाते हैं, हो सकता है FIR भी हो सकता है। आप देख रहे हो कि आए दिन पत्रकारों पे FIR हो रहे हैं और मारा भी जा रहा है। तो आजकल पत्रकारों की कोई रिस्पेक्ट नहीं बची हुई है, खासकर सोशल मीडिया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते आप जैसे पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं, और ऊपर वाले से कामना करता हूं कि आप जिस तरह से लोगों के कॉज के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आपकी आवाज़ के साथ बुलंद में मेरी आवाज़ आपके साथ जुड़ेगी, और लोगों की भलाई के लिए आप और हम मिलकर लड़ेंगे। देखिए, आज हमारे साथ में एक बहुत ही ख़ास शख्स जुड़े हुए हैं, सैयद समाइल अहमद, जो कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हुए सैयद समाइल अहमद। सर, सबसे पहले तो आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त दिया। जो सवालात उठाए जा रहे हैं आजकल प्राइवेट स्कूल को लेकर, खासकर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर, स्कूलों में व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं गार्जियंस, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे जो पूरे मुल्क के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो क्वालिटी एजुकेशन दें। क्योंकि पेरेंट्स अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में देते हैं। उनकी ये अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है कि उनके बच्चे अच्छा करेंगे, अच्छे हिंदुस्तान के नागरिक बनेंगे, और पढ़ लिख के अच्छे इंसान बनेंगे और बड़े बड़े ओहदे पे जाएंगे। अब स्कूल जो है कई तरह के हैं प्राइवेट स्कूल्स, बहुत बड़े भी हैं, मीडियम भी हैं, छोटे भी हैं, और गांव देहात में बहुत छोटे विद्यालय चलते हैं। लेकिन हर पेरेंट्स का अपना अपना उनका एक बजट होता है, उस बजट के हिसाब से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन सरकार भी स्कूल भी चलते हैं, सरकार के स्कूल में भी बच्चे जाते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन करेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे से और प्राइवेट स्कूल के बच्चे से, तो निश्चित तौर पे आपको दिखाई देगा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे थोड़ा बेहतर दिखाई देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में बेहतर अच्छे बच्चे नहीं होते, लेकिन अमूमन ये देखा गया है। यही वजह है कि आज गरीब तबके के लोग जो ठेला चलाते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनकी एक उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है कि उनके भी बच्चे अच्छा करें और अच्छे इंसान बने और अच्छी जगह नौकरी करें। अगर किसी पेरेंट्स को शिकायत होती है किसी भी प्राइवेट स्कूल से, तो मैं तो साफ उन पेरेंट्स को कहूँगा कि आप के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ आप जाएं और स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल से अपनी परेशानियाँ बताएं। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ दावे के साथ कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मैक्सिमम अपने पेरेंट्स को मायूस नहीं होने देते हैं, पेरेंट्स को मदद करते हैं जहाँ तक हो सकता है। अब बात तो कोई भी हो सकता है, एक दो स्कूल ऐसा हो सकता है,
लेकिन 99.9% आज के डेट में जो प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल, वो समझते हैं कि कोरोना के बाद लोगों की आमदनी घटी है, कोरोना के बाद रोज़गार ख़त्म हुआ है, कोरोना के बाद लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो स्कूल को भी समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स को मदद करनी है। आपने कोरोना काल की बात की तो कई स्कूलों ने कोरोना काल में वो पढ़ाई नहीं हुई मगर फिर भी फ़ी वसूली गई, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लिए गए, मगर बहुत सारे ऐसे स्कूल भी थे जिन्होंने कोई फ़ी नहीं लिया और जब स्कूल खुला तब से उन्होंने फ़ी लिया। तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोगों ने मतलब जो रो रो कर फीस दिया है, क्या कहें, वैसे जो मनमानी तरीके से जो फ़ी लिया उसके लिए आप लोगों ने क्या पहल किया था या फिर कोई कार्रवाई किया था? देखिए, अब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन जब आपने कहा है तो मैं बताऊं कि जब कोरोना ख़त्म हुआ था तो 99% स्कूलों ने फ़ीस कोरोना पीरियड का नहीं लिया। वैसे स्कूल जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया या जो स्कूल ब्रांडेड स्कूल हैं जहां उनको लगता है कि पेरेंट्स कैपेबल हैं फ़ीस देने के, ऐसे विद्यालयों ने फ़ीस लिया, वो भी कमोबेश कम करके लिया, आधा लिया, कहीं पूरा लिया। लेकिन ओवरऑल आप जब देखेंगे तो 99.9% स्कूलों ने फ़ीस इसलिए नहीं लिया कि उन्होंने ऑनलाइन की सुविधा भी नहीं दी। बहुत से विद्यालयों ने तो उनका ऐसे भी नहीं बनता था और उनको पता था कि पेरेंट्स भी उस पोजीशन में नहीं है, नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, पैसे नहीं है खाने के लिए। तो वो पीरियड जो था वो ऐसा पीरियड था जिसकी अब चर्चा हम लोग नहीं करना चाहते हैं कि वो उस पीरियड में हिंदुस्तान के एक आदमी परेशान थे। चलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मगर जब खासकर एक गरीब तबका जब कमाते हैं, चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा संस्थान में भेजें ताकि हमारे बच्चे भी भविष्य में कुछ बेहतर बन सके, मगर जब उनकी जो कमाई, खासकर जब मार्च का महीना शुरू होता है तो जो स्कूल का जो नोटिस आता है और जो स्कूल का जो बिलिंग आता है, लगभग एक बच्चे पे मिनिमम जो स्कूल जो जिसमें आज 1000 रुपया, 600-700 रुपये फ़ीस है, उसका सालाना जो बिल आता है लगभग 10,000 12,000 के आसपास। डेवलपमेंट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्डिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, और जब व्यवस्था देखी जाती है, जितने चार्जेस उसमें लिखे होते हैं व्यवस्था के नाम पर, मतलब उसमें कुछ ही चीज़ें रहती है। तो वैसे स्कूलों के प्रति आप लोगों का क्या रवैया होता है? क्या वैसे स्कूल के लिए कुछ कार्रवाई होती है या फिर गार्जियनों को कैसे सहूलियत देंगे? देखिए, जब नया सत्र शुरू होता है तो उसमें पेरेंट्स को लगता है कि बहुत पैसा लगता है। असल उनको किताबें भी ख़रीदनी पड़ती है, नए ड्रेस भी बनाने पड़ते हैं, और बच्चे जब एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तो नेचुरली थोड़ी फ़ीस बढ़ जाती है। तो ओवरऑल लोगों को लगता है कि बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई फ्रैक्शन में वो पैसे लगते हैं। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये ज़रूर समझना होगा कि उनके बच्चे के भविष्य के लिए ही स्कूल काम करता है, और ऐसे बहुत कम स्कूल आपको मिलेंगे जो डेवलपमेंट के नाम पे या रीएडमिशन के नाम पे या कुछ ऐसे फ़ीस लेते हैं। कुछ स्कूल लेते हैं जो अच्छी बात नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन को इसकी अगर जानकारी मिलती है कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो प्रेशराइज़ करते हैं पेरेंट्स के लिए, तो मैं वहाँ की यूनिट को ज़रूर कहूँगा कि इस पर गंभीरता से उनको समझाएं। और पढ़ाई हम लोग कोई कॉमर्शियल नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए करते हैं कि लोगों को अच्छी तालीम मिले, और लोगों की भी अपेक्षा है कि प्राइवेट स्कूल वाले अच्छी तालीम देते हैं तो वो अपने बच्चों को भेजते हैं। तो ऐसी शिकायतें अगर आगे दिखाई देती है, बहुत सारे ऐसे स्कूल में ऐसे व्यवस्था देखी जाती है जहाँ पे छोटी रूम है, 12x15 के रूम में पढ़ा रहे 40-40, 50-50 बच्चे ठूस के भरे पड़े हुए, एक बेंच पे 4-4 बच्चे, फ़ैन के नाम पे 1 से 2 पंखे, गर्मी, काफ़ी गर्मी अभी पड़ रही है, पानी के नाम पे पानी भी पीने की व्यवस्था बहुत सारे स्कूलों में अभी भी सही पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो होना चाहिए, और उसमें जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जोड़ते हैं और भी बहुत सारे चार्जेस, पानी वानी, प्राइवेट स्कूल में ये आम बात है कि सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों को एक स्वस्थ जीवन मिल सके। क्या कहें? ऐसा है कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, और नेचुरली है जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश हर विद्यालय करता है क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। लेकिन अभी इतने बच्चे कोरोना के बाद नहीं आ पा रहे हैं कि स्कूल के अंदर में बच्चों की भीड़ लग गई है। लेकिन फिर भी जब आपने सर्वे किया है कि इस तरह की परेशानियां हैं, तो निश्चित तौर पे ये गंभीर मामला है, इसको देखने की ज़रूरत होगी कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छा क्लासरूम मिलना चाहिए, पंखे होने चाहिए, पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। ये तो मूलभूत संरचना है जो किसी भी विद्यालय के लिए अहम है।
मेरे ख्याल से पटना शहर में या आसपास में या रूरल एरियाज़ में ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं, लेकिन अब गांव देहात में अगर ऐसी बातें होंगी तो एसोसिएशन निश्चित तौर पे उन लोगों को गाइडलाइन करेगा कि बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा दी जा सके। खैर, एक जो सबसे बड़ा सवाल और बहुत ही ख़ास सवाल है, बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है कि आप भी प्राइवेट स्कूल में अपने ज़माने में पढ़े, हम लोग ने भी पढ़ाई किया। एक क्लास में जो बुक्स चलते थे वो लगभग हम लोगों के वक्त में या फिर आपके वक्त में 4 साल 5 साल लोग यूज़ कर, हमारे छोटे भाई वो यूज़ करते थे, हमारे जूनियर लोग यूज़ करते थे, लगभग 10 साल तक वो बुक चलता था। आज हर साल नए सिलेबस, नई बुक, गार्जियन परेशान हो चुके हैं। और जो स्कूल जो कि इसके नाम पर बहुत सारे स्कूल अपना दुकान चला रही है, आई कार्ड के नाम पर हर साल चेंज होना, 150-200 रुपया फ़ी लग जाता है। छोटे से स्कूल में ये चार्जेस है बुक्स के नाम पर। इस चीज़ पे कैसे कंट्रोल करेंगे, खासकर ऐसे मतलब व्यवस्था जो पहले वाली व्यवस्था थी वो क्या फिर से लागू नहीं हो सकती है? देखिए, आप कह रहे हैं कि वो बुक्स 4 साल 5 साल पहले चला करती थी, मैं भी सहमत हूँ। लेकिन अब क्या है ना कि पब्लिशर्स उतना ही किताब पब्लिश करते हैं जितना उनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पता है कि हर साल सिलेबस चेंज हो जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, इसको लेकर के अभी पूरा स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुआ कि किताबें क्या पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ी जाएगी। तो पब्लिशर भी रिस्क नहीं लेते हैं और स्कूल को उतना ही वो बुक्स सप्लाई करते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि अब अगर किताब जो पढ़ाई हो रही है उस किताब में अगर एक चैप्टर में 5 पेज है, 6 पेज है, 4 पेज है, तो आधे से ज़्यादा लिखने का उसमें है। तो बच्चे जब उसमें आंसर लिख दिए, टीचर ने उसको करेक्ट कर दिया तो बेकार हो गया, जस्ट लाइक ए कॉपी। एक वजह वो हो जाती है। दूसरी वजह यह है कि अगर स्कूल चाहेगा कि उसको अगले साल लगाएं तो किताब अवेलेबल नहीं है, और अगर उसी किताब को अगर चलाएंगे तो लोग कहेंगे पुरानी किताब है, बच्चे तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ रहता। तो ये सब वजह की वजह से किताबें जो है लोगों को लगता है कि बार बार बदली जाती है। स्कूल का इसमें कोई दोष नहीं है, ये सीधे भारत सरकार की जो NCERT है उसने किताब अभी तक फाइनल ही नहीं किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आपने कहा आई कार्ड, अब बच्चा क्लास 4 में है, पास कर गया तो 5 में जाएगा। अब आई कार्ड में 4 लिखा हुआ है। आई कार्ड मनमानी तरीके से नहीं, मैं उसी का है, डायरी, स्कूल डायरी फी, टाई, बेल्ट, बैचेस, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं बारी बारी से बता देता हूँ। तो अब आई कार्ड बच्चा अगर 3 में है, 2 में है, 4 में है, तो नेचुरली नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो क्लास उसका तो चेंज होगा, तो आई कार्ड भी चेंज होना। अब उस आई कार्ड की कीमत 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक होती है, डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है और स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा है। अब आइए, टाई है, बैच है, तो नेचुरली 1 साल बच्चा टाई पहना तो पुराना हो गया तो नया टाई लेगा, ठीक है ना। अब डायरी है, अब डायरी क्लास 1 में उसके पास डायरी थी तो डायरी क्लास 1 में था, भरा गया, अब 2 में जाएगा तो नसी डायरी। तो क्या है ना कि एक कंसेप्ट बन गया है लोगों के जहन में कि प्राइवेट स्कूल वाले बहुत पैसा लेते हैं किताब का, कॉपी का, डायरी का, तो फीस का। ऐसा नहीं है। जब आप गौर से जब प्राइवेट स्कूलों के परेशानियों को सुनिएगा तब कहिएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। बिहार सरकार और भारत सरकार एक बच्चे को पढ़ाने में उनके 6,000 रुपये खर्च होते हैं महीने में, तब वो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है। और कितना पढ़ता है आप बेहतर समझते हैं। तो प्राइवेट स्कूल वाले से लेकर के सरकारी स्कूल वाले, अब प्राइवेट स्कूल जो है एक बच्चे को 300 रुपये में पढ़ाता है, 500 में पढ़ाता है, 1,000 रुपये में, 15,000, लेकिन 6,000 रुपया प्राइवेट स्कूलों का फीस पटना के किसी स्कूल में नहीं है। हम 6,000 हम ये नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल वाले तो ऐसे कि अभी भी 250-300 रुपया फ़ी रखे हुए हैं और फैसिलिटी भी दे रहे हैं। मगर बहुत सारे जो नाम हो गए बड़े, अब जैसे आपके फुलवारी के क्षेत्र में कुछ स्कूल हैं, नाम नहीं हम लेंगे, मगर कुछ स्कूल जो मतलब बहुत जल्दी राइज किए, नाम है बड़े, मगर वही जो कहावत है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसे स्कूल जो कम समय में जल्दी आगे बढ़ गए हैं और वो अगर पेरेंट्स और बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो बहुत मतलब गलत बात है। उनको तो और बच्चों के प्रति सॉफ्ट होना चाहिए था, पेरेंट्स के प्रति और सॉफ्ट होना चाहिए था कि उनके वजह से उनका स्कूल इतना जल्दी राइज किया। तो ऐसे विद्यालय के डायरेक्टरों को आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि बच्चे और पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल करें। आप एक दिन में वहाँ तक पहुँचे हैं इतनी जल्दीबाजी में, तो आपकी क्वालिटी अच्छी थी, आप पहुँच गए, लेकिन उन पेरेंट्स का भी सहयोग आपको मिला, उनके बच्चे आपके यहाँ पर हैं, इसलिए कम से कम आपको अपने इलाके के पेरेंट्स को और बच्चे को तो सम्मान करना पड़ेगा, फैसिलिटी देनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत रियायत देना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी बात नहीं लगता आपको कि प्राइवेट स्कूल की जो स्थिति है वो डॉक्टरों की तरह हो गई है कि जहाँ से दवा लिखेंगे वहीं से दवा मिलेगा, प्रिस्क्रिप्शन में जहाँ से लिख दिया वहीं से दवा मिलेगा, जहाँ से हमने बुक्स लिख दिया वहीं मिलेगा, स्कूल ड्रेस मिलेगा, सॉक्स मिलेगा, आई कार्ड मिलेगा, सब एक ही जगह से। हाँ, इसमें भी मैं आप वहाँ भी कमीशन खोरी। इसमें बताऊँगा क्या होता है कि किताबें कई पब्लिशर्स की होती है,
तो स्कूल अगर कह देता है कि आप जहाँ से ख़रीद के ले आइए, तो पेरेंट्स के पास आजकल समय नहीं है कि हम 10 दुकान में घूमेंगे, 5 दुकान में घूमेंगे। जैसे पेरेंट्स की सुविधा के लिए कहा जाता है कि आप जहाँ से मन करे ले लीजिए, लेकिन यहाँ आपका किताबें मिल जाएगा। तो ये पेरेंट्स की सुविधा के लिए है, और आज की डेट में पेरेंट्स के पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए 10 दुकान। डिस्काउंट 1% भी नहीं करते। हाँ, अब ये जो आपने कहा कि डिस्काउंट नहीं करते हैं, ये तो दुकान वाले के और पेरेंट्स के बीच का मामला है कि डिस्काउंट करना ना करना। स्कूल तो प्रेस्क्राइब कर दिया कि आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। उनको तो अपना जो बुक का लिस्ट है वो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, लेकिन सहूलत के लिए कहीं एक जगह बोल देते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप वहीं से लीजिए, आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपने शायद देखा नहीं होगा, बहुत सारे स्कूल के जो लिस्ट मिल जाते हैं ना, तो जहाँ वो लिखेंगे वहीं मिलेंगे। आप दूसरे पब्लिशर्स, दूसरे बुक्स स्टॉल पे जाएंगे, वहाँ वो बुक्स नहीं अवेलेबल है, क्योंकि उनकी कंपनी की किताबें सिर्फ उसी जगह पे रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी सिर्फ एक ही स्कूल के लिए बनता है। कंपनी में तो लाखों किताबें छपती हैं, उस स्कूल में तो 100, 200, 400 बच्चे होंगे। अब ये है कि उस इलाके में वो शॉप वाले वो किताब नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरी जगह से ले लें, तीसरी जगह से ले लें, तो कॉमन है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। अब सुविधा भी दें आपको और इल्ज़ाम भी लगे, ये अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स को थोड़ा बहुत तो सब्र करना होगा इस मामले में, क्योंकि फाइनली उन्हीं के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, फाइनली उन्हीं के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, फाइनली उन्हीं के बच्चे डायरेक्ट IAS IPS बनेंगे और अच्छे देश के एक लिमिटेशन तक ही पढ़ा सकते हैं, और एक उनकी कैपेसिटी है। डॉक्टर इंजीनियर तभी बनेंगे जब वे आप जैसे लोगों का और प्राइवेट स्कूल के लोगों का सहयोग होगा, ना कि हर साल डेवलपमेंट के नाम पर और इसके नाम पर जो मनमानी तरीके से लूट मचा हुआ है। आपको जान के ताजुब होगा कि प्राइवेट स्कूल के संचालकों की ज़िंदगी एकदम लिमिट हो गई है। सुबह उठते हैं बच्चों का नाम लेके स्कूल का, और रात सोते हैं स्कूल के बच्चों का नाम ले। दिन भर में उनका दूसरा कोई काम नहीं है। और आपके तो एक बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के संचालक के तो सैकड़ों बच्चे हैं। सोचिए कि एक बच्चे में तो आप इतने परेशान हो रहे हैं, 100 बच्चे और 200 बच्चे को जो स्कूल संभालता होगा उसकी परेशानी क्या होगी। वो जिस दिन अपना परेशानियां बोलना शुरू हो जाएगा तो किताब पे किताब लिखा जाएगा, जो अभी एक लीडर ने है। सर है, वैसे बहुत सारे स्कूल हैं, और मैं उनकी तारीफ करता हूं कि अपने कोरोना काल जैसे इसमें भी अपने पॉकेट से किराया भर के स्कूल को जिंदा रखा, टीचर्स को दिया, और जैसे भी हो अपना ही। मगर बहुत सारे लोगों ने मतलब लूट मचा दी। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपकी एक पहचान बन गई है, खास करके फुलवारी और पटना और बिहार में। आप तो अच्छी बातें निकालते हैं, लोगों के हिफाजत की बात करते हैं, और साथ साथ जो लोग कर रहे हैं उनकी हिफाजत की बात करते हैं। सर अच्छी बात करें ना करें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो मुद्दे हैं, लोगों के जो परेशानियां हैं, लगातार एक फादर होने के नाते मैं आपके पास नहीं आया, मैं लोगों की परेशानियों के नाते आपसे मिलना ज़रूरी समझा और इस मुद्दे पे आपसे पूछना ज़रूरी समझा। क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल में हम जा करके माइक लेकर के वहाँ की व्यवस्था कर दिखाते हैं, हो सकता है FIR भी हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि आए दिन पत्रकारों पे FIR हो रहे हैं और मारा भी जा रहा है। तो आजकल पत्रकारों की कोई रिस्पेक्ट नहीं बची हुई है, खासकर सोशल मीडिया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते आप जैसे पत्रकारों को मैं सलाम करता हूँ, और ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि आप जिस तरह से लोगों के कॉज के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आपकी आवाज़ के साथ बुलंद में मेरी आवाज़ आपके साथ जुड़ेगी, और लोगों की भलाई के लिए आप और हम मिलकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में ये समाइल अहमद थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और कहा कि नॉलेज में जिस दिन आएगा कि स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था हो रही है या फिर कुछ ऐसी कमी देखी जा रही है, तो हम लोग ज़रूर अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले जो सालों साल जो हर साल आते हैं और जो स्कूल की मनमानी चलती रहती है, क्या करते हैं अपने तरीके से, अपने स्तर से क्या कर पाते हैं। सैयद समाइल अहमद, आने वाले वक्त में देखा जाएगा।